तो तो हमारे पास दो शब्द होते हैं, एक जलवायु और दूसरा मौसम। ठीक है, तो पहले हम मौसम और जलवायु में जब तक हम डिफरेंस नहीं समझेंगे तब तक हम जलवायु में आगे नहीं बढ़ सकते। तो क्या डिफरेंस होता है मौसम और जलवायु में, पता है तुम में से किसी को? यस सर। हाँ, क्या होता है? जलवायु जलवायु बहुत सालों सालों को देख के बोल दे। और मौसम? मौसम, ये सर मौसम तो बदलता रहता है। हाँ, अगर डे बाय डे में हम बात करें, ठीक है, एक एक दिन की अगर हम बात करें, जैसे थोड़े टाइम की या एक दिन की या कुछ टाइम की, तो वहां पे जो चीज होती है वो हम मौसम देखते हैं। जैसे आजकल सर्दी का मौसम चल रहा है, ठीक है, लेकिन जहां हम अगर जलवायु की बात करते हैं तो जलवायु आती है एक लंबे टाइम तक, यानी 30 साल से ज्यादा तक की जो मौसमी अवस्थाएं हैं उनमें जो बार बार परिवर्तन आते हैं उन सबको मिला के कहा जाता है जलवायु। तो ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। मौसम जो है वो एक विशेष समय की अवस्था को बताता है। मौसम और जलवायु जो है दोनों के तत्व सेम होते हैं, तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन पवन आर्द्रता और वर्षण। आपने ध्यान दिया होगा कि मौसम जो है वो दिन में कई बार अवस्था बदलती रहती है मौसम की, लेकिन फिर भी कुछ समय तक वो स्थिर रहती है। जैसे दिन गर्म या ठंडे हो सकते हैं, हवादार हो सकते हैं, शांत हो सकते हैं, आसमान में कभी बादल हो सकते हैं या साफ आसमान हो सकता है। महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था जो होती है उसके आधार पे हम वर्षा को ग्रीष्म, शीत या जो भी ऋतु हो, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु या ग्रीष्म ऋतु में बांटते हैं वर्ष को, पूरे साल को। विश्व के प्रदेश किस तरह जलवायु में बटे हैं वो भी हम देखते हैं। विश्व भी कई जलवायु प्रदेशों में बटा हुआ है। जैसे अक्षांश रेखाएं होती हैं उसी के आधार पर जलवायु प्रदेश होते हैं। ठीक है, अभी मैं समझाता हूं तुम्हें कैसे बटा हुआ है। तो ये तुम्हें मान लो ये अर्थ है, ठीक है, धरती जो है वो कुछ अलग अलग कटिबंध उसमें बटी हुई है। रुको जरा, कौन गया? हम्म, अच्छा, इसका कलर सेम है इसलिए नहीं आ रहा। रुको जरा, कलर चेंज करते हैं इसका। ऐसे सबसे बीच की लाइन होती है सबसे पहले तो, जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक है। उसके ऊपर दूसरी कौन सी होती है? विषुवत रेखा के ऊपर जो भारत से होकर गुजरती है, कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। कर्क रेखा। कर्क रेखा, ठीक है। और विषुवत रेखा से नीचे कौन सी होती है? कर्क रेखा। नीचे होती है मकर रेखा, ठीक है। उसके नीचे आती है अंटार्कटिक, और ऊपर जो खींची है सबसे ऊपर वाली, ये उसे कहते हैं आर्कटिक। और ऊपर नीचे दो ध्रुव होते हैं, एक इधर और एक इधर नीचे। तो इन्हीं के आधार पे जलवायु बटी होती है। जैसे जो विषुवत रेखा के आसपास का इलाका है, विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण दोनों साइड, उसे हम कह देते हैं उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंध, ठीक है। 30 से 45 डिग्री हो तो वो होता है उपोष्ण कटिबंध, 45 से 60 शीतोष्ण कटिबंध, और 60 से लेके ऊपर 90 तक का होता है शीत कटिबंध। ठीक है, इस तरह जलवायु क्षेत्र बटे हुए हैं धरती के अलग अलग।
तो हम यहाँ सिर्फ भारत की जलवायु के बारे में जानेंगे। वैसे मैंने तुम्हें समझाने के लिए बता दिया है कि किस तरह जलवायु क्षेत्र बटे हुए हैं। तो हम जानते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है और ऐसा क्यों है। इस अध्याय में हम यही पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों है कि भारत की जलवायु ऐसी है। तो भारत की जो जलवायु है उस जलवायु को कहा जाता है मानसूनी जलवायु। एशिया में इस तरह की जलवायु जो है वो दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में ही पाई जाती है सिर्फ, और कहीं नहीं। सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक समान होते हुए भी इस देश की जलवायु अवस्था में भिन्नताएं हैं। तो हम दो स्थानों को देखेंगे जिससे तापमान और वर्षा की तुलना करके उनको देखेंगे कैसा होता है। तो मानसून शब्द जो है, इससे पहले कि आगे बढ़े मानसून शब्द के बारे में जान लो। मानसून शब्द जो है वो अरबी भाषा का शब्द है, और जब अरबी लोग यहाँ व्यापार के लिए आते थे उन्होंने ये शब्द दिया था। मानसून एक हवा है। तो मानसून की उत्पत्ति हुई है अरबी शब्द मौसम से, जिसका मतलब होता है मौसम। तो मानसून का मतलब होता है कि एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के हिसाब से परिवर्तन। सिर्फ हवा है ये एक, और कुछ नहीं है। तो अब हम चलते हैं दो जगहों पे। पहला, गर्मियों में राजस्थान का जो मरुस्थल है वहां पे कुछ जगहों पे हम नोटिस करते हैं कि तापमान 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, जबकि उन्हीं गर्मियों में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान जो है वो लगभग 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान -45 तक हो सकता है, लेकिन तिरुवनंतपुरम में ये 22 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। तो कुछ क्षेत्र जो होते हैं उनके दिन रात के तापमान में बहुत अंतर होता है, जबकि दूसरे क्षेत्र जो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो समुद्र किनारे हैं उनके दिन रात का तापमान लगभग सेम रहता है। रेगिस्तान में तापमान में बहुत ज्यादा अंतर पाया जाता है हमेशा। तो ये तो बात की हमने तापमान की। दूसरा हम वर्षा देखते हैं। वर्षा जो है उसमें भी ऋतु के हिसाब से और स्थान के हिसाब से अलग अलग परिवर्तन होता है। जो हिमालय वाला भाग है उसमें ज्यादातर वर्षा होती है हिम के रूप में, बर्फ गिरती है जहाँ पे। और सर बाकी वर्षण यानी वर्षण यानी बारिश, वर्षा, ठीक है। यस। दूसरा हिमालय जो है, हिमालय में तो हिम के रूप में गिरती है बारिश, बर्फ गिरती है सीधी, ठीक है। और देश के बाकी हिस्सों में बारिश ही होती है, नॉर्मल पानी ही बरसता है। वार्षिक वर्षण जो है उसमें भी भिन्नता है। जैसे मेघालय में वर्षा जो है वो 400 सेंटीमीटर तक हो जाती है। वहीं अगर हम लद्दाख और राजस्थान की बात करें तो वहां 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। ज्यादातर हिस्से जो है हमारे देश के, उन हिस्सों में जून से लेकर सितंबर तक ही वर्षा होती है। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे तमिलनाडु है, वहां पे अक्टूबर और नवंबर में बारिश होती है। तो सामान्य रूप से अगर हम देखें तो तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर होता है बहुत कम। जो तटीय क्षेत्र जितने भी होंगे समुद्र किनारे, उसमें तापमान का अंतर दिन रात के बहुत कम होता है। जबकि हम जितने आंतरिक भाग में होंगे देश के, उतना ज्यादा तापमान का अंतर होता जाता है। उत्तरी मैदान जो है उसमें वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। जैसे जैसे हम उत्तरी मैदान में बिहार की साइड से, पश्चिम बंगाल की साइड से पश्चिम में राजस्थान की तरफ बढ़ते चले जाएं तो बारिश की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। इसकी वजह से लोगों का जीवन भी अलग अलग होता है, जो उनके भोजन, वस्त्र और घर में दिखाई देता है, घरों के प्रकार में। अब जलवायु को नियंत्रित करने वाली चीजें कौन कौन सी हैं? तो किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने में 6 प्रमुख कारक होते हैं। पहले अक्षांश, जो अभी हमने देखे थे धरती को बना के, अक्षांश क्या होते हैं। दूसरा होता है ऊंचाई, किसी स्थान की ऊंचाई भी तापमान को प्रभावित करती है, जलवायु को नियंत्रित करती है। अगला है वायु दाब और पवन तंत्र। उसके बाद समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं और उच्चावच लक्षण। जब पृथ्वी की हम गोलाई देखते हैं तो पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे सौर ऊर्जा अलग अलग मिलती है अलग अलग स्थानों पे। जैसे जो विषुवत रेखा है, जो धरती की सबसे बीच की रेखा है, वहां पे सूरज जो है वो सीधी किरणें पड़ती हैं। ज्यादातर किरणें विषुवत रेखा पे पड़ती हैं सूरज की हमेशा, जिसकी वजह से वहां पे ज्यादा तापमान होता है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ चलते जाएं तापमान कम होता जाता है। इसी तरह जब कोई व्यक्ति ऊंचाई पे बढ़ता जाए तो वायुमंडल जो है उसकी सघनता कम हो जाती है, उसका जो घनत्व डेंसिटी है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से तापमान भी कम हो जाता है। इसी वजह से पहाड़ियां जो है वो गर्मी के मौसम में ठंडी होती हैं। इसी तरह जो वायु दाब है, एयर प्रेशर है या पवन तंत्र है, विंड सिस्टम है, वो उस स्थान के अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है। इस प्रकार ये तापमान जो है और वर्षा जो है दोनों के वितरण को प्रभावित कर सकता है। समुद्र का जलवायु पे समकारी प्रभाव पड़ता है, यानी जो जगह समुद्र के जितनी पास होगी वहां का तापमान उतना ही अच्छा होगा, एकदम अंतर कम होगा उस तापमान में। लेकिन हम जितना समुद्र से दूर चलते जाएंगे वैसे वैसे उसका प्रभाव कम होता जाता है समकारिता का, और हम
ज्यादा गर्मी या ज्यादा ठंड महसूस करते हैं समुद्र से दूर होने की वजह से। इसे महाद्वीपीय अवस्था कहा जाता है, यानी गर्मी में यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है और सर्दी में बहुत ज्यादा ठंडी, जैसे इलाके में हम भी रहते हैं। हम यहाँ दिल्ली में रहते हैं, यहाँ भी यही होता है। अभी आजकल तुम देख रहे हो कि ठंड बहुत ज्यादा हो गई है, गर्मियां जब पड़ती हैं तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि ये महाद्वीपीय अवस्था की वजह से होता है। इसी तरह जो महासागर की धाराएं हैं वो समुद्र से तट की ओर चलने पे जलवायु को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र, हाँ बोलो। सर धारा यानी वो लहरें। हाँ, जो लहरें होती हैं समुद्र की, तुमने देखा होगा टीवी में कई बार लोगों को सर्फिंग करते हुए बड़ी बड़ी लहरों पे, देखा है? जो यस सर। समुद्र के पानी के ऊपर पे बोर्ड लेके सर्फिंग करते रहते हैं, देखे हैं ना? यस सर। तो वो यस सर। उतनी बड़ी भी लहरें हो सकती हैं और छोटी लहरें भी होती हैं, ठीक है? तो वो भी प्रभावित करती हैं जलवायु को। जैसे जिन क्षेत्रों में गर्म या ठंडी जलधाराएं बहती हैं वहां पे वो तट गर्म या ठंडा हो जाएगा उसी हिसाब से, ठीक है? अंत में किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच की भूमिका होती है, मतलब जो ऊंचाई नीचाई होती है जगह पे अलग अलग। ऊंचे पर्वत जो होते हैं वो ठंडी हवा या गर्म हवा को रोक सकते हैं, और अगर ऊंचाई इतनी ज्यादा हो कि बारिश लाने वाली हवा को रोक लें तो उस क्षेत्र में बारिश भी करवा सकते हैं पर्वत या उच्चावच। पर्वतों के जो पवन विमुख ढाल होते हैं वो सूखे रहते हैं। हम इसका एक एक चर्चा करेंगे सब हर पॉइंट की, लेकिन अभी पहले तो मैं शॉर्ट में इतना समझना काफी है, ठीक है? इसकी डिटेल में अभी आगे चर्चा की जाएगी पूरी। तो आज के लिए हम इतनी चर्चा करेंगे, कल हम इसको डिटेल में जानेंगे कैसे हर चीज प्रभावित करती है, ठीक है? जहां तुम्हें डायग्राम से समझना, जहां तुम्हें डायग्राम की जरूरत होगी वहां मैं तुम्हें डायग्राम भी समझाता चलूंगा। कोई भी रूल अगर इसे सही से पढ़ लोगे तो तुम्हें एक बार में याद हो जाएगा, इसे भूलोगे नहीं कभी फिर, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर लगता है देखने में, ठीक है? तो इसलिए हम अभी इतना ही करेंगे आज के लिए। यहां तक मैं